जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट लूप एज ए मैग्नेट डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो, अगर अपने पास कोई करंट कैरिंग लूप हो, सपोज कर लेते हैं कि ये एक करंट कैरिंग लूप है और इस करंट कैरिंग लूप को हम सस्पेंड करें फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। मान लो कि ऐसे किस पूरे सेटअप को ऐसे हमने सस्पेंड कर दिया फ्रीली अंडर द ग्रेविटी और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सपोज कर लो कि ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो हम इस लूप को चाहे जिस डायरेक्शन में हम हिलाकर छोड़ देंगे ना, ये लूप हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही आके रुकेगा और प्लेन ऑफ द लूप जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के। यानी कि हम ऐसा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस लूप से मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन हो गया और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके ऐसे एंट्री करेंगी, ऐसे एंट्री करेंगी। लूप के एक साइड से एंट्री करेंगी और एक साइड से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यानी कि लूप का एक साइड ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि वो एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और दूसरा साइड ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि वो एक बार मैग्नेट का साउथ पोल हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें अंडर द ग्रेविटी तो इट विल बी स्टे एट अ फिक्स्ड डायरेक्शन और इसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ और साउथ पोल होगा, लाइक एज जैसा कि बार मैग्नेट है। और जैसा कि बार मैग्नेट नहीं, जैसे बार मैग्नेट सेम पोल के साथ, बार मैग्नेट सेम पोल के साथ रिपल्सन का प्रॉपर्टी, या ऐसे देखें हम कि बार मैग्नेट सेम पोल के साथ रिपल्सन की प्रॉपर्टी और डिफरेंट पोल के साथ अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये जो कॉयल होता है या करंट कैरिंग लूप जो होता है, इसका भी व्यवहार ऐसे ही होता है कि हम इसे केवल सस्पेंड ही नहीं किए हैं, इसी के पास अगर हम कोई दूसरा लूप लेकर चले आते हैं, कोई एक दूसरा लूप लेकर चले आते हैं, तो वो लूप को या तो अट्रैक्ट करेगा और या तो वो उस लूप को क्या करेगा, लूप फर्स्ट और लूप सेकंड, या तो इस लूप को अट्रैक्ट करेगा या इस लूप को रिपेल करेगा। इससे ये पता चल जाता है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक ऐसा व्यवहार, मतलब एक ऐसा बार मैग्नेट बन गया होता है जिसमें कि दो पोल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब इस लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो और करंट का डायरेक्शन कैसे हो, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बन रहे होते हैं तो यहाँ पर कौन सा पोल बन गया होता है, नॉर्थ पोल बन गया होता है। कौन सा पोल बन गया होता है, नॉर्थ पोल बन गया होता है। और किसी लूप में ऐसे अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होता है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होता है, करंट की डायरेक्शन, करंट, तो हम देखते हैं कि वो कौन सा बन गया होता है पोल, वो साउथ पोल बन गया होता है। कौन सा पोल बन गया होता है, साउथ पोल बन गया होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि करंट कैरिंग जो लूप होता है वो उसमें करंट के फ्लो होने से वो उसका व्यवहार जो होता है, उसका बिहेव जो होता है वो मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है, तो उस पर एक टॉर्क भी लगेगा। और उस पर अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क उस पर NIAB साइन थीटा लगता है। उस पर टॉर्क कितना लगता है, NIAB साइन थीटा लगता है। जहाँ पर हम ये टाउ जो है वो टॉर्क है, टाउ टॉर्क है, N नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न है, और आई जो है लूप में करंट है, करंट इन लूप, करंट इन लूप है, और ए उस लूप का एरिया है, लूप का क्या है, एरिया है, और थीटा क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। किसके किसके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है। हाँ, एक बात और याद रखना कि ये जो टॉर्क लगता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, इसका जो ये एरिया है ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कुलर लूप ही हो, किसी भी शेप का ये लूप हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि अपने पास, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था
हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने एक चीज़ ये देखा था कि फॉर्मूला टॉर्क का जो आया था वो पी ई साइन थीटा आया था। यहाँ पर पी जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और जो ई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, फील्ड स्ट्रेंथ होता है। और थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन पी एंड ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। और ये इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है, इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है। ठीक है, ये किसी चार्ज के ऊपर। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये भी तो एक टॉर्क ही है। और जहाँ पर ई है वहाँ पर बी है, जहाँ पर ई है वहाँ पर बी है, साइन थीटा साइन थीटा। इसका मतलब जहाँ पर पी है उसकी जगह पर कितनी वैल्यू है, एन आई ए है। तो ये जो एन आई ए है, अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप कहते हैं, करंट लूप कहते हैं। और वो हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए जो होता है। और एम इज इक्वल टू जो ये एन आई ए है ये फॉर्मूला है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, ये टर्न। आई करंट है, आई करंट है। और ए जो है वो एरिया है, क्या है, एरिया है। तो एम की अगर यूनिट की बात करें तो हमें देखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी यूनिट होगी। और एम को कहेंगे क्या, हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। जैसे इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैसे इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम ये एक चीज़ लिख देते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इन कॉयल और इनटू इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया ये फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉयल। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। हम एक चीज़ और यहाँ ऐड करते हैं कि m जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका वेक्टर रूप अगर लिखें तो ये होता है एन आई और एरिया वेक्टर ए। ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। हम डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम सेट करें, यानी कि डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर लिखें, डाइपोल मोमेंट हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि m, देखो पहली बात तो टॉर्क का फार्मूला अब देखो जरा कैसे हो गया था, एन आई ए और बी साइन थीटा। इसको हमने कहा है कि m है, वो क्या है, m है। तो एम बी साइन थीटा हो गया टाउ का फार्मूला, ये टॉर्क का फार्मूला। और m इज इक्वल टू अगर लिखें तो टाउ अपान बी साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू को 1 मान सकते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले तभी ये 1 होगा। तो b इज इक्वल टू 1 टेस्ला ले लें अगर हम 1 टेस्ला, तो m इज इक्वल टू देखो सॉल्व करो तो ये टाउ की वैल्यू टाउ ही हो जाएगा, b की वैल्यू 1 और साइन थीटा की जगह पर 1, तो m इज इक्वल टू टाउ आ जाएगा, m इज इक्वल टू टाउ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा टॉर्क के। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क। किसके इक्वल होगा, टॉर्क के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा भाई, ये टॉर्क के इक्वल होगा।
और कब इक्वल होगा ये भी बात हमें लिखना होगा। एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट व्हेन, देखो व्हेन कब होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हो, यही बात लिखना है। व्हेन इट इज प्लेस्ड perpendicular to a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, स्ट्रेंथ 1 टेस्ला होना चाहिए, ठीक है, 1 टेस्ला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, चलो ठीक है तब, हाँ ठीक है, इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट इसकी ये हो सकती है। अच्छा, एक और यूनिट मैं लिख सकता हूँ, जूल अपॉन टेस्ला भी लिख सकते हैं हम लोग, जूल अपॉन टेस्ला भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, यहाँ तक डेफिनेशन आप, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, ठीक है। और परपेंडिकुलर से ये वैल्यू छुप ही गई है, परपेंडिकुलर जो यहाँ पर लिख दिया है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी।